के अंदर मैंने आपको कहा कि हमारे सिलेबस में अगर मैं मेन रेशियोज को क्लासिफाई करता हूं तो 4 टाइप के रेशियोज होते हैं। कल हमने जो शुरू करा, पहले लिक्विडिटी रेशियोज शुरू करा। लिक्विडिटी रेशियोज से हमें बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में पता चलता है कि हमारा बिजनेस शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट है या नहीं। शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट होने का मतलब है जो हमने अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, क्या हम उनकी पेमेंट करने की पोजीशन में हैं या नहीं। क्लियर है चीज? हर्षिया बच्चे अगर वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है हर्षिया। तो हमने लिक्विडिटी रेशियो शुरू करी। लिक्विडिटी रेशियोज में मैंने आपको एक तो करंट रेशियो का फॉर्मूला बता दिया। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। उसके अलावा मैंने आपको क्विक रेशियो का फॉर्मूला बता दिया। क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो एक ही बात होती है। फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। दो फॉर्मूले में क्या क्या हुए, एक तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, दूसरा एक हुआ क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यहां पर एक और फॉर्मूला बनता था, अगर हमें क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करना था तो क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स में से एक को माइनस कर देते थे इन्वेंटरीज और एक प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स, इनको माइनस कर देते थे, यही करते थे। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस टैक्स नहीं दे रखा होगा, दे भी रखा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए कहता है, अगर मैं इन्वेंट्री को इधर लिया हूं और क्विक एसेट को इधर लिया हूं तो एक फॉर्मूला मेरा इन्वेंट्रीज का भी डेवलप हो जाता है। इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। तो ये इन्वेंट्री का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है जी। मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स नहीं दे रखे होंगे। तान्या बच्चे अगर वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है बच्चे। मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स नहीं दे रखा होगा, तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या बन जाता है, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। सूझे तो आया हो ना? ठीक है जी। तो इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स बन जाएगा। क्लियर है चीज? कोई डाउट? क्लियर है चीज? अब कुछ फॉर्मुलेस और हैं जो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। कुछ फॉर्मुलेस और हैं थोड़ा सा जो आप ध्यान रखेंगे, और इस चैप्टर के अंदर अब फॉर्मुलेस वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आता कि आपको डिटेल्स बता देगा, जैसे हमने कल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा और आपको सीधा सीधा कह देगा करंट रेशियो या क्विक रेशियो कैलकुलेट करो। ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते। क्वेश्चंस क्या आते हैं, 2-3 वैल्यूज गिवन होती हैं, करंट एसेट्स या क्विक एसेट्स या इन्वेंट्री या कोई रेशियो गिवन होगा, करंट रेशियो क्विक रेशियो, कुछ 2-4 वैल्यूज गिवन होती हैं और 2-3 मिसिंग वैल्यूज होती हैं, उनको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं कि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि करंट रेशियो कैलकुलेट करो, एसेट्स की डिटेल बता देगा, लायबिलिटीज की डिटेल बता देगा, ऐसा बड़ा रेयर होता है। तो 3-4 फॉर्मुलेज हैं जो आपको और ध्यान होने चाहिए। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। हाँ जी, एक्रूड इनकम हो गया ना अदर करंट एसेट्स के अंदर, नहीं वो नहीं माइनस होगा। एक्रूड इनकम तो रिसीव हो जाएगी ना, हमें कैश मिल जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैश में कन्वर्ट कराने में दिक्कत होती है, एक्रूड इनकम को कैश में कन्वर्ट कराने में दिक्कत नहीं होती। हम तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लिक्विडिटी किसकी ज्यादा होती थी, तो लिक्विडिटी के पॉइंट से प्रीपेड एक्सपेंस की लिक्विडिटी नहीं होती है और एक्रूड इनकम की लिक्विडिटी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। एक फॉर्मूला आपका बनेगा वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये आपने कोई बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल में एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हुआ करती थी, एक नेट वर्किंग कैपिटल हुआ करती थी। तो नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता था करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करो। क्लियर है जी?
एक आपको ये भी पता है कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स का टोटल और लायबिलिटीज का टोटल, एसेट्स का टोटल और लायबिलिटीज का टोटल जो है वो हमेशा इक्वल होता है। एसेट्स वाली साइड पर कौन कौन सी चीजें आती थी? इसका अगर आपको एसेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है, तो टोटल लायबिलिटीज भी गिवन है। यही इसका मतलब हुआ ना? नहीं, अगर मेजर हेडिंग्स की बात करूं तो एसेट्स वाली साइड पर मेजर हेडिंग्स क्या थी? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। लायबिलिटी साइड पर मेजर हेडिंग क्या थी? शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है, इन पांच में से कोई चार वैल्यूज गिवन है तो पांचवी निकलाएगी। मान लो आपको नॉन करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, शेयर होल्डर फंड्स गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है, तो करंट लायबिलिटीज निकलाएगी, अंडरस्टूड सी बात है, क्लियर है? तो टोटल एसेट्स अगर गिवन है तो टोटल लायबिलिटीज भी गिवन है, टोटल लायबिलिटीज अगर गिवन है तो टोटल एसेट्स भी गिवन है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। जब मैं टोटल लायबिलिटीज की बात करता हूं तो ये जो है ये इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है, ये डेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों को मिला के मैं ये भी कह सकता हूं टोटल डेट। एक टोटल डेट का भी फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है जी। मैं लिख सकता हूं टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। यही हुआ, टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म डेट का मतलब करंट लायबिलिटीज। तो ये टोटल डेट का भी फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। क्लियर है चीज? कोई डाउट? उसके अलावा एक बिजनेस के अंदर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस के अंदर कुल मिला के कितना पैसा लगा है, तो दैट इज डेट प्लस इक्विटी। अगर मैं इस सारों को मिला दूं डेट प्लस इक्विटी तो दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। ये बड़ा रेयर यूज होगा, जब बाद में यूज होगा तब देखेंगे। अपना लॉन्ग टर्म डेट है, नॉन करंट लायबिलिटी। नोट्स में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, इसको बाद में ही करना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे नोट्स में मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। डेट नहीं होना चाहिए, नॉन करंट लायबिलिटी होनी चाहिए, बाद में देखते हैं इसको, एक बार वेरीफाई करके फिर बात करते हैं। क्लियर है? तभी तक ये वाले फॉर्मूलेस कर लेना, कोई डाउट? तो अब आपका क्वेश्चन क्या आएगा? मान लो आपको करंट रेशियो बता दिया, मान लो आपको वर्किंग कैपिटल बता दी, मान लो आपको इन्वेंट्री बता दी, ऐसा कुछ भी बता दिया आपको। अगर आपने क्वेश्चन में पूरे चैप्टर में रूल क्या अप्लाई करना है, मिसिंग फिगर्स के ही क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो लिक्विडिटी रेशियोज करवाऊं, चाहे वो सोल्वेंसी रेशियोज करवाऊं, चाहे वो टर्नओवर रेशियोज करवाऊं, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी, दो तीन वैल्यूज गिवन होगी, दो तीन निकालनी होगी। आपने क्वेश्चन में दिमाग में क्या सेट कर लेना है कि जो वैल्यू गिवन है उसका अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला अप्लाई करने में जैसे मान लो करंट रेशियो गिवन है आपको 3:1 गिवन है, फॉर्मूला अप्लाई करूं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में से कोई एक चीज गिवन है तो दूसरी निकलेगी। तो ये इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इजी लेवल के क्वेश्चंस क्या हैं कि पहले स्टेप में आंसर आ जाएगा। उससे थोड़ा क्या है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में से कुछ भी नहीं गिवन, करंट रेशियो गिवन है, फॉर्मूला फिर भी लगाओगे तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे जो जो आपको वैल्यूज पता है ना, जो जो गिवन है उनके फॉर्मूले लगाते जाओ, कहीं ना कहीं दो इक्वेशन सेम बन के आएंगी 100%। जैसे CACL की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई, एक और आ जाएगी। अगर एक और आ गई, 11 पहले मैथ्स का एक रूल होता है, अगर x और y की फॉर्म में आपके पास दो इक्वेशंस हो तो क्या करो, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कभी आपने पढ़ा होगा इस चीज को। अभी क्वेश्चन जो कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यही क्वेश्चन आने वाले हैं, आपने खाली फॉर्मुलेस लगाने हैं, आंसर आता जाएगा। एक बीच में और क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्या कहेगा, कुछ भी करंट रेशियो बता देगा या क्विक रेशियो बता देगा। मान लो करंट रेशियो कहते हैं 2:1। अब कोई ट्रांजैक्शन बताएगा, कहेगा इस ट्रांजैक्शन से बताओ कि हमारे करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा, कम होगा या कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने 2:1 गिवन है ना, तो आपने इमेजिनरी फिगर लेना है कोई भी अपनी तरफ से। लेट करंट एसेट्स 2 लाख, लेट करंट लायबिलिटीज 1 लाख, अपनी तरफ से कोई भी इमेजिनरी फिगर ले लेना है। फिर जो आपको ट्रांजैक्शन दे रखी होगी, मान लो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट दे रखा है, उसकी भी इमेजिनरी फिगर ले लो। लेट गुड्स परचेज आर ऑफ ₹50,000, उससे देखो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पर क्या इंपैक्ट पड़ा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, इन्वेंट्री बढ़ गया और क्रेडिटर्स बढ़ गए, करंट एसेट बढ़ गया, करंट लायबिलिटी, दोनों को बढ़ा दो। अब दोबारा से कैलकुलेट करके दिखा दो रेशियो, तो उससे पता चल जाएगा कि पहले के मुकाबले रेशियो बढ़ता है, कम होता है, सेम रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनेंगे।
तो दो टाइप के क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं, एक तो आपको मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करनी है, कुछ गिवन है, कुछ कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। एक चीज ध्यान रखना, क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है उसको शुरू में देखने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं ये कैलकुलेट कैसे होगा, पहले से दिमाग में बर्डन डाल दिया, कैसे कैलकुलेट होगा। हमें नहीं पता कैसे कैलकुलेट होगा, हमें तो ये देखना है गिवन क्या है। जो गिवन है मुझे ये देखना है कि इसका भी फॉर्मूला मुझे पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, क्विक एसेट्स का भी, इन्वेंटरीज का भी पता है, टोटल ये भी फॉर्मूला पता है, टोटल डेट का भी पता है, ठीक है जी। तो मुझे सारे फॉर्मूलेस पता हैं, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी मैं उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। एदर वी आर गोइंग टू गेट आंसर इन द फर्स्ट स्टेप और इन सेकंड स्टेप और इन थर्ड स्टेप, आंसर आ जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं। बुक जो आपकी डीकेओएल वाली बुक है उसके अंदर क्या कर रखा है, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रखा है। यूनिटरी मेथड का बड़ा मुश्किल होता है, मैं भी अप्लाई करता हूं तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। अगर ये 100 है तो 125 होगा, अगर ये 125 होगा तो 100/125 होगा, पता नहीं कैसे कैसे रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, वो बड़ा कंफ्यूजन सा काम है, हमने कुछ नहीं करना वैसा, ठीक है जी। क्वेश्चंस कराता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूले से ध्यान रखने सर, आपके नोट्स में दे रखे हैं फॉर्मूले सारे, वर्किंग कैपिटल का भी इधर की साइड गिवन है, बाकी उधर सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करके दीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं, पेज नंबर 51 पे, पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। आप क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, क्वेश्चन में एक तो गिवन है, लिख लिया करो ऐसे क्वेश्चन में क्या गिवन होता है। टोटल एसेट्स गिवन है 1 लाख रुपए के, शेयर होल्डर फंड्स गिवन है 60,000 रुपए के, नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है 20,000 रुपए की, नॉन करंट एसेट्स गिवन है 50,000 रुपए की। मैंने लिख लिया क्वेश्चन में क्या गिवन, ठीक है जी। मैंने आपको बताया एसेट्स का टोटल किसके इक्वल होता है, तो अगर टोटल एसेट्स गिवन है तो टोटल लायबिलिटीज गिवन है, एक ही बात है, क्लियर है। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता था, नॉन करंट एसेट्स प्लस, इसका तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स 1 लाख गिवन है, कोई डाउट। तो मैं यहां पर अगर नॉन करंट एसेट्स की जगह 50,000 लिख देता हूं, तो 50,000 प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1 लाख, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 50,000, करंट एसेट्स आ गए 50,000 रुपए की, क्लियर है। अब मैं टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला लगा देता हूं, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1 लाख। शेयर होल्डर फंड्स कितने गिवन है 60,000, नॉन करंट लायबिलिटीज 20,000 प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख, करंट लायबिलिटी यहां पर आ जाएगी 20,000 रुपए की, 1 लाख माइनस 80,000। करंट एसेट्स आ गई, करंट लायबिलिटीज आ गई, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, दैट विल बी 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000, दैट इज 2.5 रेशियो। तो मैंने तो क्या करा है, मुझे जिस चीज का फॉर्मूला आता है मैं उसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, आंसर अपने आप आते जाएंगे, मैं उसकी सोचने की जरूरत नहीं है। बड़ा इजी चैप्टर बनता है अगर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे करते हो। बुक वाले अलग अलग मेथड्स को फॉलो करना शुरू कर दो, किसी में एक्स मान लेगा, किसी में यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देगा, किसी में कुछ कर देगा, बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। एक मेथड सभी जगह चलेगा, आपने वैल्यूज लिख लेनी है जो गिवन है, ठीक है। जो चीज फाइंड आउट करनी है वो भी अलग से साइड पे लिख लो, गिवन जो है फॉर्मूले अप्लाई करते जाओ, आंसर अपने आप आएगा, हमें सोचने की जरूरत नहीं। अक्षिता, बच्चे समझ में आए? यस सर। अभी मैंने आपको कहा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसके अंदर वो ये कहेगा कि ये बताओ कि रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ रेशियो बता देगा कि हमारा रेशियो इतना है, अब पूछेगा रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैंने आपको कहा ऐसे क्वेश्चंस को अपने इमेजिनरी फिगर से सोल्व करना है। कोई भी ट्रांजैक्शन गिवन होगी, 11th क्लास का कांसेप्ट है, कोई भी ट्रांजैक्शन गिवन होती है तो उसका डबल इफेक्ट आपको पता है, पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कम हो गए, कैश कम हो गए, ऐसा आपको पता है क्या इंपैक्ट होना चाहिए। डबल इफेक्ट तो आता ही 11th क्लास से, हमें जर्नल एंट्री तो तभी बनाई थी जब हमने डबल इफेक्ट सीखा था। तो उस डबल इफेक्ट को रिकॉर्ड करके रेशियो दोबारा कैलकुलेट करना है, बेसिकली 1 नंबर इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन में कहता है द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। करंट रेशियो है जी 2:1। स्टेट गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंप्रूव, रिड्यूस
और नॉट अल्टर द करंट रेशियो। किससे रेशियो इंक्रीज होगा, किससे डिक्रीज होगा और किससे रेशियो के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। हमने क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हमने लेट 2:1 गिवन है ना, लेट करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2 लाख, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2:1 है। 3:1 तो 3 लाख 1 लाख मान लेता, अपनी तरफ से कुछ भी इमेजिनरी फिगर ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर कोई इंपैक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। पहली ट्रांजैक्शन दे रही है रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। अगर मैं करंट लायबिलिटी की रीपेमेंट कर देता हूं, आप लेट कर लो, लेट करंट लायबिलिटी टू बी रीपेड इज ₹50,000। आप कुछ भी मान लेना, मैं 50 अगर ऐसे मानता हूं तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 20,000 मान लो, 10,000 मान लो, 40,000 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सब नहीं जीरो तोड़ना कर दोगे तो वो तो फिर आपका वो आ जाएगा मैथ्स के अंदर, इंफिनिटी आ जाएगा। ना करो ऐसा तो। ठीक है, क्लियर है। इंफिनिटी का मतलब भी तो 2:1 से ज्यादा ही होगी वैल्यू। ठीक है, लेकिन अकाउंट्स वाला देख के क्या पता गलत कर दे, आप अकाउंट्स में लिखो इंफिनिटी तो काट दे उसको, क्या होता है इंफिनिटी। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी हमने 50,000 से पे कर दी, तो कहां असर पड़ेगा अगर मैं करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दूं तो? कैश कम हो गया और करंट लायबिलिटी कम हो गई। कैश क्या चीज होता है, करंट एसेट्स कम हो गया। तो अब मैं देखता हूं आफ्टर पेमेंट, अब मैं पोजीशन लिखता हूं। पेमेंट के बाद करंट एसेट्स कम हो गए 50,000 से, पहले करंट एसेट्स 2 लाख के थे, माइनस 50,000 कितने के रह गए, 1,50,000 के। क्लियर है। करंट लायबिलिटीज भी कम हो गई, पहले 1 लाख की थी, अब कितने की रह गई, 50 से कम हो गई, 50 की रह गई। दोबारा कैलकुलेट करके दिखाता हूं, आसानी तो क्वेश्चन है। करंट रेशियो दोबारा कैलकुलेट करके दिखाता हूं, दैट इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, दैट इज 3:1। पहले क्या था 2:, तो रेशियो हैज इंप्रूव्ड, रेशियो बढ़ गया। क्लियर है। इससे एक मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूं ना, तो एक कंक्लूजन भी ड्रॉ होता है कि अगर मेरा ऑलरेडी रेशियो 1:1 से ज्यादा है, ऑलरेडी 1:1 से ज्यादा मतलब 1.5:1 गिवन है, 2:1 गिवन है, ऐसा कुछ है, तो अगर आप दोनों चीजों को घटा देते हो ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो रेशियो बढ़ जाता है। बढ़ाने का तरीका होता है, अकाउंटेंट जो विंडो ड्रेसिंग करते हैं, विंडो ड्रेसिंग समझते हैं ना, मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे करते हैं। अगर रेशियो को बढ़ाना है तो दोनों चीजें घटा दो, रेशियो को घटाना है तो दोनों चीजें बढ़ा दो। हमारे हाथ में तो है। तो अभी जब मैं इसकी थ्योरी करवाऊंगा एनालिसिस की, तो उसमें पॉइंट कराऊंगा विंडो ड्रेसिंग। इट इज पॉसिबल टू मैनिपुलेट द एनालिसिस आल्सो। अपनी मर्जी से आप रेशियो को बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, घटाना चाहो घटा सकते हो। ये क्वेश्चन इसलिए बुक में गिवन है, वो आपको समझाना चाह रहा है, देखो ये रेशियो बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। बी पार्ट देखता हूं, परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। लेट 3:2 आता है, लायबिलिटीज ज्यादा होगा। अगर 3:2 आता है तो 1.5:1 लेता ना उसको मैं। यार 3:2 लायबिलिटीज 20,000 का मिला सर। 3:2 को आप क्या लिखोगे, 1.5:1 लिखोगे। मैंने आपको कहा है कि जो आप लिक्विडिटी रेशियो बनाओगे, डिनोमिनेटर को आपने रखना ही नहीं। 3:2 को आपने क्या लिखना है, 1.5:1 लिखना है। मैथ्स का कांसेप्ट होता है, जब तक डिनोमिनेटर में कुछ रह जाए तब तक कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं होता। एक का डिनोमिनेटर 2 है, एक का डिनोमिनेटर 3 है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, उसके बाद आप न्यूमरेटर से कंपैरिजन कर सकते हैं, इसलिए हम हमेशा डिनोमिनेटर को बंद रखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन में उसने कहा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। लेट गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹50,000। मान लो मैं 50,000 के गुड्स खरीद लेता हूं। अगर गुड्स को मैंने उधार पे खरीदा, एक तो इन्वेंट्री बढ़ गई और एक क्रेडिटर्स बढ़ गई। इन्वेंट्री करंट एसेट बढ़ गया, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी बढ़ गई। क्लियर है चीज। तो करंट एसेट्स पहले 2 लाख के थे, अब कितने की हो गई, 2.5 लाख के। करंट लायबिलिटीज पहले 1 लाख की थी, कितने की हो गई। करंट रेशियो हमारा हो गया 2.5 लाख अपॉन में 1.5 लाख, 5/3, that is 1.67 ratio 1. Earlier it was 2:1, now it is 1.67 ratio 1, so ratio has reduced. पेपर में अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ भी जाता है तो हमारा क्या दिक्कत है, हमने तो इमेजिनरी फिगर लेके बता देंगे रेशियो बढ़ रहा है घट रहा है। क्लियर है। थर्ड ट्रांजैक्शन जैसे उसने दे रखी है, कोई ऑफिस इक्विपमेंट है 5,000 का, बुक वैल्यू 5,000 की, हमने 4,000 में बेच दिया। इसमें उसने हमें वैल्यूज गिवन ही है, तो हमें फिर इमेजिन करने की जरूरत नहीं है उसकी वैल्यू इक्विपमेंट की। ऑफिस इक्विपमेंट 5,000 का है, हमने 4,000 में बेच दिया। ऑफिस इक्विपमेंट कम हुआ 5,000 से, कैश बढ़ा, लॉस हुआ, ये इम्पैक्ट पड़ा।
लॉस, प्रॉफिट या लॉस किस में आता था? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। याद करो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिजर्व्स एंड सरप्लस, सरप्लस का मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है, अगर प्रॉफिट होगा तो सरप्लस बढ़ जाता है और लॉस होता है तो सरप्लस घट जाता है। तो इसका मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अंदर ये नहीं आता। ऑफिस इक्विपमेंट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता था, ये भी हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में नहीं आता। खाली कैश अकेला है जो करंट एसेट है। तो इसका मतलब अब अगर करंट एसेट देखता हूं तो 2 लाख, करंट लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ऑफिस इक्विपमेंट घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लॉस हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पर। कैश बढ़ा 4000 से, उससे मेरे करंट एसेट 4000 से बढ़ गए। तो यहाँ पर करंट रेशो में आ जाएगा 2.04:1। अर्लियर इट वाज 2:1, सो रेशो हैज इंप्रूव्ड। ये नहीं लिखेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन? पोजीशन नहीं पूछ रहा, वो रेशो पूछ रहा है। अगर पोजीशन पूछ रहा होता तो हम पोजीशन बता देते कि पोजीशन इंप्रूव हो गई पहले के मुकाबले। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है सेल ऑफ गुड्स फॉर 11,000 कॉस्ट 10,000। 10,000 के गुड्स 11,000 में बेच दिए, तो स्टॉक कम हो गया। एक तो इन्वेंट्री 10,000 से 10,000 के गुड्स को 11,000 में बेचा है, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा करते थे हम। स्टॉक कम हो गया 10,000 से, कैश बढ़ गया और प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की आइटम है, उसमें नहीं आती। ये भी करंट एसेट, ये भी करंट एसेट। तो अगर मैं देखता हूं तो करंट एसेट्स पहले 2 लाख के थे, उसमें से 10,000 माइनस करे 11,000 प्लस करे तो ये 2,01,000 का हमारा करंट एसेट हो गया। क्लियर है? करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, 1 लाख की ही है। तो करंट रेशो कितना हो गया? 2.01:1। अर्लियर इट वाज 2:1, सो इट मींस करंट लायबिलिटीज हैव, सॉरी, करंट रेशियो हैज इंप्रूव्ड। विदाउट, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बस आपने इंपैक्ट को देखना है और उसके बाद अपना एडलेस करके दोबारा से कैलकुलेट करके दिखा देना, पता चल जाएगा बढ़ रहा है घट रहा है। जैसे लास्ट पॉइंट कहता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अगर आप डिबेंचर्स के उनके पैसे वापस कर देते हो तो डिबेंचर्स कम हो गए, मान लो 50,000 के मान लेता हूं अगर वैल्यू नहीं दे रखी, और कैश कम हो गया। डिबेंचर्स किस में आता था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, याद है? करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज में तो नहीं आता था, तो इससे मुझे कोई फर्क। कैश कम हो गया, इसका मतलब करंट एसेट्स कम हो गए। करंट एसेट्स पहले 2 लाख के थे, अब 1,50,000 के रहे। करंट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो 1.5:1। अर्लियर इट वाज 2:1, सो रेशियो हैज रिड्यूस्ड। तो सिंपली तो क्वेश्चन है, अगर वो पूछ लेता है कि इंपैक्ट बताओ, तो आपने अपनी तरफ से जो भी आपको जैसे 2:1 दे रखा था, तो आपने 2 लाख और 1 लाख एज्यूम करा। उसके बाद अगर वैल्यूज बता रखी है तो उनके हिसाब से कर दिया, नहीं बताया तो इमेजिनरी वैल्यू से कर दिया। पता चल जाएगा रेशियो में क्या इंपैक्ट आ रहा है। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखना, ये आप ओरली करेंगे। हाँ जी, इसका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, गड़बड़ कर दी मैंने, समझते हैं, दोबारा से बताता हूं। मैं थोड़ा सा स्पीड में करा देना, समझते हैं। डिबेंचर्स को मैं लेता हूं 50,000। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अब क्लियर करते हैं। अगर मैं डिबेंचर्स की रिडम्पशन कर रहा हूं, सोच के देखना, अगर मैं डिबेंचर्स की रिडम्पशन कर रहा हूं तो इस साल रिडम्पशन हो रही है, तो डिबेंचर्स जो बैलेंस शीट में आ रहे होंगे वो किस हेडिंग में आ रहे होंगे? अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर पहली हेडिंग बताई थी करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। याद है? अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, जैसे डिबेंचर्स है, 5 साल के लिए इशू कर दिए, तब तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। लेकिन जिस साल वो रिडम्पशन होने हैं, जिस साल वो रिडम्पशन होने हैं, उस साल वो बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं आ रहे होंगे। उस साल वो बैलेंस शीट में करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के नाम से आ रहे होंगे, अदर करंट लायबिलिटीज में। इसका मतलब अगर डिबेंचर में यहां पर कम होते हैं तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये डिबेंचर किस हेडिंग के अंदर आ रहे हैं? अदर करंट लायबिलिटीज। थोड़ा सा टेक्निकल सा पॉइंट से दिमाग से उतर गया मेरे। क्लियर है चीज? अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो तो अंडरस्टूड सी बात है कि इस साल वो ड्यू डेट है तभी तो रिडम्पशन कर रहे हो। ड्यू डेट से पहले थोड़ा रिडम्पशन कर दी होगी आपने, उससे पहले परचेज हो सकता है मार्केट में जाके। अगर वो परचेज कहता तो उसमें कंफ्यूजन होती, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है परचेज करना, तो वो आ ही नहीं सकता। रिडम्पशन करना आ सकता है, रिडम्पशन ऑफिशियली ड्यू डेट वही होती है, उससे पहले होती नहीं। तो ड्यू डेट को अगर रिडम्पशन हो रही है तो इसका मतलब अगर इस साल रिडम्पशन हो रही है तो इस साल वो मैच्योर हो रहे हैं। अगर इस साल मैच्योर हो रहे हैं तो बैलेंस शीट के अंदर जब हमने उनको दिखाया होगा तो हमने उनको डिबेंचर्स के नाम से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं दिखाया होगा,
हमने उनको करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के नाम से अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाया होगा। क्लियर है चीज? एक ये कम हो गया, एक कैश कम हो गया, करंट एसेट्स कम हो गए, तो करंट लायबिलिटी 50,000 की रह गई और ये कितने की रह गई? 1.5 लाख की। 3:1 रेशो इंप्रूव हो जाएगा। बुक में कुछ और होगा, उसने 20,000 30,000 कुछ और फिगर ले लिया होगा, मैंने 50,000 लिया ऐसे, लेकिन रेशो का इंपैक्ट तो सेम ही आएगा। 2.11 आ रहा है ना, तो रेशो इंप्रूव भी तो हुआ। उसने 10,000 लिया होगा ना, करंट डिबेंचर जो हमने पे करे हैं उसको 10,000 उसने अज्यूम कर लिया, मैंने 50,000 अज्यूम कर लिया। रेशो लगाएगा उसने, रेशो तो ना कैलकुलेट करने के लिए उसने इंपैक्ट पूछा है, ये बताओ कि रेशो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नोट चेंज होगा? तो यहाँ पे रेशो इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो 2.11 आता। अगर मैं 10,000 के डिबेंचर अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता तो कुछ और फिगर आएगा, 20,000 के अज्यूम कर लेता तो कुछ और फिगर आएगा, लेकिन इंपैक्ट पूछ रहा है वो तो हमसे, इंपैक्ट पूछ रहा है तो इंपैक्ट इंक्रीज होगा। कोई भी फिगर लो इंपैक्ट इंक्रीज ही निकल के आएगा। मैं 50,000 इसलिए ले लेता हूँ, उससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुझे इजी पड़ जाती है। आपकी मर्जी, आप कोई भी फिगर लेके कर दो। आया समझ में? नहीं क्लियर है? अगला है क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें क्विक रेशो दे रखा है। 3 केस दे रखे हैं, या तो 1.4:1 है, या 1:1 या 0.75:1। अगर 1.4:1 है तो क्विक एसेट्स को क्या मान लो? 1,40,000। और करंट लायबिलिटीज को क्या मान लो? 1 लाख। बस करंट रेशो और क्विक रेशो में क्या है, अगर स्टॉक में चेंज आता या प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स में चेंज आता तो करंट रेशो पे तो फर्क पड़ता, करंट एसेट्स में तो, लेकिन क्विक एसेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्विक एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री जो है इंक्लूड नहीं होती। तो अगर कह देता परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट सपोज, तो इन्वेंट्री बढ़ती है और क्रेडिटर्स बढ़ते हैं। तो करंट रेशो में तो आप करंट एसेट भी बढ़ा देते, करंट लायबिलिटी भी, लेकिन क्विक रेशो में अगर इन्वेंट्री बढ़ती है तो क्या क्विक एसेट्स बढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि क्विक एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होती, तो उसका नो चेंज और करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना, करंट रेशो और क्विक रेशो में जब इंपैक्ट पूछता है तो करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस टैक्स में चेंज आता है तो करंट एसेट्स में चेंज आता है, लेकिन अगर इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स में चेंज आएगा तो क्विक एसेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी सेम है जैसे मैंने करवाया। क्लियर है? कोई डाउट? मान लो लिखा होता पेड टू क्रेडिटर्स, कैश कम हुआ, क्रेडिटर्स कम हुए, कैश क्विक एसेट और क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज दोनों कम हो गए, कैलकुलेट बात से करके दिखा दो। आया समझ में? नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? मैंने पूरा एग्जांपल लिया अपनी तरफ से। बस करंट रेशो और क्विक रेशो में डिफरेंस ये है कि इन्वेंट्री में चेंज आने से और प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स में चेंज आने से करंट एसेट्स में चेंजेस आते हैं, क्विक एसेट्स में चेंजेस नहीं आते। तो अगली इलस्ट्रेशन जो अपने आप करेंगे आप, उसके आगे देख लो। जो ऑनलाइन में उनको समझ में आ रहा है बच्चे चीज? आदित्य क्लियर है बच्चे? मैंने ऑन नहीं करा है इनका। अर्चित क्लियर है बच्चे? क्या बात, सारे अपने घर के कामों में लग गए क्या? अक्षिता बच्चे आ रहा है समझ में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आगे क्वेश्चन मैंने आपको बताया मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ वैल्यूज गिवन होती हैं, मैक्सिमम इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही है, कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, कुछ कैलकुलेट करनी होंगी। जो कैलकुलेट करनी है वो इंपोर्टेंट नहीं है, जो गिवन है वो इंपोर्टेंट है। आप देखो गिवन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ, आंसर अपने आप आता जाता है। या तो फर्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा या सेकंड स्टेप में आ जाएगा, लेकिन आंसर पक्का आ जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट देखता हूं, वर्किंग कैपिटल गिवन है 45,000, टोटल डेट गिवन है 1 लाख, लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट को मैं क्या कह सकता हूं, नॉन करंट लायबिलिटीज 70,000। ये गिवन है, कहता है करंट रेशियो कैलकुलेट करो। पुनिका समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ जी पुनिका। क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया, आपको ये नहीं देखना क्या कैलकुलेट करना है, आपको ये देखना गिवन क्या है। वर्किंग कैपिटल गिवन है, क्या मुझे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आता है? करंट एसेट्स माइनस इक्वल टू 45,000। क्या मुझे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में से कुछ गिवन है? निकल आएगी ना, अभी तो कुछ नहीं गिवन ना। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन, कोई बात नहीं, पहले स्टेप में आंसर नहीं आया, दूसरे में आ जाएगा। फिर टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होता था? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट
मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है 70,000 प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1 लाख, करंट लायबिलिटीज 30,000 आ जाएंगी। यहां पर पुट कर देता हूं करंट एसेट्स माइनस 30,000 इज इक्वल टू 45,000, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 75,000। आ गए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। उसने क्या पूछा था? करंट रेशियो दैट इज 75,000 डिवाइडेड बाय 30,000 दैट इज 2.5 रेशियो। तो जो कहेगा वो आंसर अपने आप आता जाएगा, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये देखना है गिवन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। अगर मैंने फॉर्मूला याद कर लिया और अपने इस प्रोसीजर को फॉलो कर लिया, सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। एक इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक आगे क्वेश्चन आएंगे कि कई चीजें ना परसेंटेज में गिवन होगी, जैसे नेट प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। अब सेल्स अगर गिवन है तो 20% सीधा निकलाएगा, नहीं गिवन है तो सेल्स को एक्स मान लो। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कई कराए, कई चीजों में परसेंटेज होती है उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है तो उसको एक्स मान लेते हैं। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। अभी करंट रेशियो वगैरह में वो एक्स वाले तो नहीं बन रहे हैं, ये फॉर्मूले वाले बन रहे हैं। दो ही कंसेप्ट है, एक तो मिसिंग फिगर्स गिवन है तो फॉर्मूला लगाते जाओ, आंसर अपना आता जाता, हमें सोचने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन में देखना क्या क्या गिवन है। लिक्विड एसेट्स गिवन है, लिक्विड एसेट्स हमें गिवन है 75,000 के। इन्वेंट्री गिवन है 35,000 की, उसमें इंक्लूडिंग लूज टूल्स है, हटा दो। तो इन्वेंट्री कितने की हो गई? 15,000 रुपए की। मैंने कहा था इस चैप्टर में हमें इन्वेंट्रीज के अंदर, करंट रेशियो के अंदर इन्वेंट्रीज के अंदर हमने लूज टूल्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करना। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, हाँ जी। नहीं, लूज टूल्स का मैंने प्रीपेड एक्सपेंस नहीं कहा अभी, मैंने लूज टूल्स को माइनस कर दिया इन्वेंट्रीज में से। इन्वेंट्रीज हमेशा लेनी है एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है 10,000 के। फिर वर्किंग कैपिटल गिवन है 7,000। ठीक है जी, क्लियर है? कैलकुलेट क्या करना है मैं पढ़ता ही नहीं अभी, मुझे जरूरत भी नहीं है शुरू में पढ़ने की। ठीक है जी, जो कैलकुलेट होना होगा अपने आप ही आ जाएगा। मुझे तो क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि गिवन क्या है। मुझे लिक्विड एसेट्स गिवन है, क्या मुझे लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला आता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये में 75,000। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर करंट एसेट्स माइनस 15,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 75,000, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1 लाख हो जाएंगे। एक तो आ गया। अब क्या मुझे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 60,000, 1 लाख माइनस सीएल इज इक्वल टू 60,000, सीएल इज इक्वल टू 40,000। ठीक है जी, अब उसने देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा था। एक उसने करंट रेशियो पूछा था, आ गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। एक उसने लिक्विड रेशियो पूछा था, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, देखने में क्वेश्चन ना कंफ्यूजिंग से लगते हैं, जब देखते हैं पता नहीं है इतनी सारी वैल्यूज निकालनी है, इतनी सारी गिवन है, कैसे करें? कुछ नहीं, लिखा है एक बार जो गिवन है फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ। फर्स्ट स्टेप में आ गया, सेकंड में आ गया, थर्ड में आ गया, आंसर अपने आप आ जाएगा, हमें सोचना ही नहीं। कोई डाउट? क्लियर है? अर्चित धीमान आ रहा है समझ में बच्चे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी इज 3 लाख। करंट लायबिलिटी देखिए 3 लाख की, करंट रेशियो देगा 3 के आगे कुछ नहीं दे रखा तो 3 रेशियो 1 होता है। इसका मतलब लिक्विड रेशियो देगा 1 के आगे कुछ नहीं दे रखा होता तो इसका मतलब 1 रेशियो। फिर बच्चे कहते हैं मिसप्रिंट हो गया, आगे कुछ बताने का कुछ ना, तो रेशियो 1 ही तो होता है, खाली 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हो? 2 रेशियो 1, बात तो एक ही है। ठीक है जी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, मैंने आपको बताया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि गिवन क्या है। करंट लायबिलिटी का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, करंट रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी गिवन है तो क्वेश्चन इजी वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें पहले स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो एक करंट एसेट्स इज इक्वल टू 9 लाख। फिर क्विक रेशियो गिवन है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी अपॉन 1, तो क्विक एसेट्स अपॉन में 1 रेशियो बने अपॉन में करंट लायबिलिटी 3 लाख इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्विक एसेट्स आ जाएंगे 3 लाख के।
अब उसने हमसे इन्वेंट्री पूछा है क्वेश्चन में। मैंने अभी आपको बताया इन्वेंट्री का फॉर्मूला एक बनाना बताया था, करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को भी माइनस कर दो, और अगर प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स होते हैं उसको भी माइनस कर दो। नहीं ये फॉर्मूला याद होता तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला लगा देना, तब भी आंसर आ जाएगा। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस टैक्स जो थी। तो अगर माइनस करके देखता हूं तो करंट एसेट्स 9 लाख के, क्विक एसेट्स 6 लाख के, सॉरी 3 लाख के, तो हमारी इन्वेंट्री कितने की आ गई? 6 लाख। कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें फर्स्ट स्टेप में ही आंसर आ गया। कहीं में फर्स्ट स्टेप में आएगा, कहीं में सेकंड में आएगा, लेकिन आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो। क्वेश्चन में कहता है करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 4.5 रेशियो 1। करंट रेशियो गिवन है, लिक्विड रेशियो गिवन है, मतलब क्विक रेशियो गिवन है 3 रेशियो 1, इन्वेंट्रीज गिवन है 3 लाख, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स पता करने हैं। मैंने कहा था क्या पता करना है वो बात की बात है, जो गिवन है वो देखना है। तो क्या मुझे करंट रेशियो का फॉर्मूला आता है? बिल्कुल आता है जी, CA अपॉन CL 4.5 अपॉन 1। तो CA और CL में से कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ गिवन होता तो आंसर आ जाता है। इसका तो क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लेवल का हो गया। अब इसका आंसर नहीं है तो CA इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? दूसरा लिखता हूं, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 3/1। तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 3CL। दूसरी इक्वेशन आगे भी कॉमन तो नहीं आई, अगर दो इक्वेशन सेम उसमें आती x और y की फॉर्म में, ये तो x और y और y और z है, अभी तो नहीं आता ही, अभी तो एक फॉर्मूला रहता है। इन्वेंटरीज का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स 3 लाख। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। कौन बताए क्या करूं? CA की जगह क्या लिख दूं? 4.5 CL। क्विक एसेट्स की जगह क्या लिख दूं? इज इक्वल टू 3 लाख। करंट एसेट्स भी CL की फॉर्म में पता है, क्विक एसेट्स भी CL की फॉर्म में पता है, पुट कर दिया इस वाले में। आया समझ में? किसी को डाउट बच्चे? अर्शिया बच्चा आया समझ में? यस सर। तो यहाँ पर 1.5 CL इज इक्वल टू 3 लाख, CL इज इक्वल टू करके देख लेना 2 लाख आ जाएगा। आप वैल्यू पुट कर देना, इसमें वैल्यू पुट करोगे क्विक एसेट्स आ जाएंगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे करंट एसेट्स आ जाएंगे, उसका जो रेशियो पता करना है सब कुछ निकल के आ जाएगा। आया समझ में? तो आपने तो क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है और अपने आप आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या 9th हो गया एक क्वेश्चन। हाँ चलो, इसके अंदर ना 2-3 क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी करवाऊंगा, इसमें भी ना फाइल के अंदर 1-2 क्वेश्चंस कम है जो मैं करवा दूंगा। हाँ जी, समझ में आया आज वाला ये? तो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपको कुछ फिगर्स गिवन है, कुछ मिसिंग है, जो गिवन उनके फॉर्मूले लगाओ, मिसिंग अपने आप आ जाए। फॉर्मूलेस अच्छे से याद कर ले। आज इतना ही करा रहे हैं बच्चे, किसी को डाउट हो तो 6 बजे